फ्रेंड्स, वेलकम टू चंपारण एकेडमी। जो पिछली क्लास थी उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए शहर, जो मुख्य मुख्य शहर थे, वहाँ की क्या क्या विशेषता थी उसके बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, पूरे सभ्यता की क्या विशेषता थी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो सभ्य विशेषता है वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय यानी शहरी सभ्यता थी। इसका कहने का मतलब क्या है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसका कहने का मतलब ये है कि ये वहाँ के लोग एडवांस सोच चुके थे। जो बाकी एरिया जो थी उसके कंपैरिजन में जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो नए नए इन्वेंशन कर रहे थे। वो एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे थे। कहाँ पे कैसे बिहेव करना, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना, छोटों के साथ कैसे बिहेव करना, बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है और उनको कब क्या करना है, ये सारी चीज़ वो वेल डिसिप्लिन में रहते थे। तो इसके कहने का क्या मतलब है कि ये शहरी सभ्यता कहने का मतलब है कि वहाँ के लोग डिसिप्लिन हो चुके थे, एडवांस हो चुके थे। जो दूसरी है वो है यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण यानी राइट एंगल पे काटती थी। यानी जो यहाँ की ये जो सड़क थी वो कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। यहाँ पे देखेंगे तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी सारी जो सड़कें थी वो 90 डिग्री पे कट कर रही थी। यानी इससे कह सकते हैं कि वहाँ की जो सड़कें थी वो एकदम सीधी थी, उसमें ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो अभी की जो सड़कें हैं वो कितनी टेढ़ी मेढ़ी है और इस पे ज़्यादातर लोग जो गाड़ी चलाते हैं वो लहरिया कट ही चलाते हैं। तो यहाँ पे आप लहरिया कट नहीं चला सकते क्योंकि यहाँ पे जो सड़क है वो क्या है, वो 90 डिग्री यानी समकोण पे है, एकदम सीधी है। तथा पूरब पश्चिम की जो सड़कें थी हवा द्वारा स्वतः ही साफ हो जाती। यानी जो हमारी पूरब की जो सड़कें थी और पश्चिम की सड़कें थी वो हवाओं द्वारा स्वतः साफ हो जाती थी। यानी जो ये थी वहाँ की सड़क थी, वहाँ क्या थी, 90 डिग्री पे बनी हुई थी और 90 डिग्री पर बने होने के कारण क्या था, वहाँ पे मोड़ वोड़ था नहीं। तो जब हवा चलती थी तो सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। और कौन कौन से, ये पूरब वाला और पश्चिम वाला, ये पूरब और पश्चिम वाला ही क्यों साफ होता था, ये उत्तर और दक्षिण वाला क्यों नहीं होता था? तो जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो जब वहाँ पे हवाओं के बारे में पढ़ेंगे तो मुख्य रूप से 3 ही हवा पाई जाती है, एक पूर्वा, दूसरा पश्चिमा और तीसरा व्यापारिक। तो पूर्वा तो हमारा यहाँ ये पूर्व से पाएगा तो ये साफ कर देगा, जो पश्चिम से पाएगा ये साफ कर देगा। जो व्यापारिक होती है जब हम ज्योग्राफी की क्लास करेंगे तो उसमें अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे, अच्छे डीप में जाके पढ़ेंगे कि ये तीनों हवा कब कहाँ कैसे चलती है, इसकी कंडीशन क्या है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, हवाओं द्वारा यहाँ की सड़कें पूर्व पश्चिम वाली स्वतः साफ हो जाती थी। नालियाँ ढकी हुई थी, यानी जो वहाँ की नालियाँ थी वो ढकी हुई थी। ये जो रोड है इसी के बगल बगल में नालियाँ बनाया गया था, बगल बगल में नालियाँ बनाया गया था। ये भी 90 डिग्री पे ही थी। तो जब ये थी इसकी खुदाई चल रही थी तो ये सड़क तो मिल गया था, लेकिन सड़क के बगल में देखा गया तो यहाँ पे कुछ कवर था। तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि कवर है क्या। तो ये उसको साफ करते जा रहे हैं लेकिन मिल ही नहीं रहा है कि ये है क्या। तो मजदूर बोला कि फोड़ देखो कैसा देख रहा गया। तो बोला ना 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 फोड़ मत, यही तरह यदि साफ करो चल, कहीं ना कहीं अगर जरूरी थी अंत होगा। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए, ये जो नालियाँ थी एक जगह, सारी नालियाँ थी एक जगह आके मिली हुई थी। जितनी नालियाँ थी एक मेन जगह पे आके मिली हुई थी, यहाँ पे मिली हुई थी। और यहाँ पे क्या किया गया था, होल बनाया गया था बहुत अच्छे से, एकदम अंदर तक होल बनाया गया था जहाँ पे चारों तरफ से नाली आके मिलती थी और उसी में जितना नाली का पानी होता था और उसी के द्वारा वो धरती के अंदर चली जाती थी। यानी जो यहाँ की जो नालियाँ थी वो भी वेल ट्रेंड थी। अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक का मुख्य आधार कृषि था, यानी एग्रीकल्चर था। जो वहाँ पर इकोनॉमिक का मुख्य आधार क्या था, एग्रीकल्चर यानी कृषि था। यहाँ पे आपको ये जो अगला पॉइंट है वो पढ़ने के बाद आपको कंफ्यूजन होगा, ये इसको पढ़ के इसको समझते हैं अच्छे से। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक का मुख्य आधार क्या था, कृषि था। और दूसरा पॉइंट ये है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे यानी एनिमल हस्बेंड्री भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। अब यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि वहाँ मुख्य रूप से होती क्या थी।
तो वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो किस पे डिपेंडेंट थी, वो इकोनॉमिक डिपेंडेंट थी कृषि पर, एग्रीकल्चर पर। लेकिन वहाँ के ज़्यादा लोग जो थे वो क्या करना पसंद करते थे, तो वहाँ के ज़्यादा लोग व्यापार करना पसंद करते थे, यानी जो वहाँ पर ज़्यादा तो लोग बिजनेस मैन थे जो बाहर जा जाके व्यापार करते थे। जो वहाँ पे लोकल लोग थे वो कृषि करते थे, और उसी से वहाँ की जो सिंधु घाटी सभ्यता की इकोनॉमी थी उसकी जो इकोनॉमी किस पे डिपेंडेंट थी, तो एग्रीकल्चर पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा अगर सिंधु घाटी सभ्यता की इकोनॉमी किस पे डिपेंडेंट थी, तो उसका आंसर हम लोग क्या देंगे, कृषि देंगे। लेकिन जब पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, यहाँ पे मुख्य व्यवसाय जब पूछ देगा तो हम क्या लगाएंगे, तब व्यापार लगाएंगे। आई होप आप ये दोनों कंफ्यूजन में दोनों पॉइंट है, इसके कंफ्यूजन में जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उसको आप समझ गए होंगे। मुख्य इकोनॉमी का मुख्य आधार यानी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार एग्रीकल्चर, और व्यवसाय ज़्यादा लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे, वो भी लोकल नहीं करते थे, यानी दुकान खोल दिए सब्जी लगे बेचने, ये नहीं था। वो समुद्र के रास्ते दूसरे देश में जाते थे और वहाँ पे जाके जो यदि मसाला वसाला हो गया, अच्छा चीज़ हो गया, वो जाके बेच के और वहाँ से पैसा लेकर आते थे। इसका व्यापार विदेशों से होता था, ये मैं पहले बता चुका हूँ। इसका समाज मातृसत्तात्मक था, यानी यहाँ के लोग जो थे वो मातृसत्तात्मक थे, यानी माता जो यानी मदर थी उनकी भी वैल्यू ज़्यादा थी। जो भी निर्णय लिया जाता था उसमें मम्मी को यानी माता जी को उसमें शामिल किया जाता था। आजकल क्या है, आजकल की समाज जो है पितृ सत्तात्मक है, यानी पिता की वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन वैसे भी आप लोग समझ ही रहे हैं कि ज़्यादा माता का ही चलता है, मम्मी ही सुप्रीम कोर्ट है। इसकी लिपि यानी स्क्रिप्ट भाव चित्रात्मक थी, यानी यहाँ की जो स्क्रिप्ट थी, लिपि थी, वो कैसी थी, भाव चित्रात्मक, यानी जो यहाँ की जो लिपि यानी जो लिखा गया था, वो जो चित्र बनाया गया था उसमें क्या, उसमें फीलिंग दिखाई दे रही थी। कोई भी चित्र था तो ऐसा चित्र बनाया जाता था जिससे आप समझ सके कि इसके अंदर कौन सी फीलिंग चल रही है, ये खुश है, एंग्री है या उदास है, ऐसे वहाँ की चित्र थे जिसे पढ़ा नहीं गया है, यानी हम इससे पढ़ा नहीं गया है। जो हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड था उसमें क्या था, उसमें कोई लिपि मिला ही नहीं था। जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या था, लिखा तो गया था लेकिन हम आज तक नहीं पढ़ पाए। तो वही है जिससे पढ़ा नहीं गया है, अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इस लिपि को दाएं से बाएं यानी राइट टू लेफ्ट की ओर लिखी जाती है। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, यानी कैसे लिखा जाता है, दाएं से बाएं। हम लोग क्या लिखते हैं, बाएं से हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे दाएं से बाएं लिखा गया था, राइट टू लेफ्ट। यहाँ की जो लिपि थी वो इधर से लिखी जाती थी, यहाँ से लिखी जाती थी, फिर यहाँ से शुरू किया जाता था। हम लोग दाएं से बाएं जाते हैं, इधर से लिखते हैं, यहाँ पे जाके खत्म करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ की जो लिपि थी वो कैसी थी, वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसकी मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाला जानवर का चित्र था। इसकी जो मोहर बनी हुई थी उस पे क्या था, एक सींग वाला जो जानवर था उसी की सर्वाधिक चित्र थी, जिसको ऐसे गेंडा की तरह बताया जाता है, लेकिन वो एक्चुअली में गेंडा था नहीं। इसके मोहरों पर गाय और सिंह का चित्र नहीं मिल रहा है, यानी जो इसके मोहर है उस पे गाय और सिंह यानी काऊ और लायन का चित्र नहीं मिला है। इससे क्या प्रतीत होता है, इससे ये प्रतीत होता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो क्या थे, गाय और सिंह से यानी सीड से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे यानी आयरन से परिचित नहीं थे, यानी जो सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे वो आयरन यानी लोहे से परिचित नहीं थे। उस समय क्या चलता था, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्या, कॉपर एज जो पढ़े थे, यानी तांबे की खोज हो चुकी थी। तो वो लोग ज़्यादा किस चीज़ का उपयोग कर रहे थे, तांबे का कर रहे थे, और अभी तक उन लोग लोहा के बारे में नहीं जानते थे। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाटा 16 kg का था, यानी यहाँ पे कोई भी चीज़ को तौलने के लिए कितने kg का यदि बाटा था, यानी
और 16 kg का था। कितने केजी का था? 16 kg था। यानी आप कह सकते हैं कि कोई भी आपको सामान लेना है तो कम से कम आपको 16 kg लेना पड़ेगा। आलू लीजिएगा 16 kg, नमक लीजिएगा 16 kg, कुछ भी लीजिए, चावल लीजिए, दही लीजिए, दूध लीजिए, कोई भी लीजिएगा तो कितना लेना पड़ेगा आपको? 16 kg लेना पड़ेगा। क्योंकि सबसे जो कम वाला बाटा था वो किलो था, वो कितने केजी का था? 16 kg का था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध तथा तलवार से परिचित नहीं थे। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो युद्ध यानी कोई किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा से वो परिचित नहीं थे। वो आपस में प्रेम से रहते थे, एक दूसरे का मदद करते थे, एक दूसरे का से मिलजुल के रहते थे। वो कोई भी किसी भी तरह के क्या युद्ध और तलवार भल्ला तीर धनुष कुछ से परिचित नहीं थे। यानी कह सकते हैं कि एक ये सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बर्तनों में लाल रंग का उपयोग करते थे या होता था। वहाँ के जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो बर्तने थे उसमें किस रंग का उपयोग किया जाता था? उसमें लाल रंग का। अब लाल रंग का उपयोग क्यों किया जाता था? इसके लिए लाल रंग पाना सबसे ईजी है। मिट्टी को जला दीजिएगा तो वो लाल हो जाएगा और उसी को घोल के क्या करते थे, वो जो मिट्टी के बर्तन थे उसके ऊपर लिप देते थे। तो किस कलर का वो यूज ज़्यादा करते थे? लाल रंग का यूज ज़्यादा करते थे। लाल रंग, रेड। सिंधुवासी सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। यानी कॉटन बॉल के प्रथम उत्पादक थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में ही जो कॉटन यानी कपास था उसकी खोज हुई थी। इससे पहले लोग कपास के बारे में नहीं जानते थे, उनको उतने अच्छे से मतलब परिचित नहीं थे। क्या जो पहला उत्पादक, जो पहला बार जो कॉटन यानी कपास जो उगाया गया था वो कहाँ उगाया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु वासियों ने उगाया था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज 4 वर्गों यानी 4 कैटेगरी में बांटा हुआ था। वहाँ पे जो समाज था वो कितने वर्गों में बांटा हुआ था? वो 4 वर्गों में बांटा हुआ था। जिसमें पहला क्या था? जो यहाँ से शुरू करते हैं। जो सबसे नीचे कौन थे? वो श्रमिक यानी लेबर थे। उससे ऊपर कौन थे? व्यापारी तथा शिल्पकार यानी ट्रेडर एंड स्कल्पचर। यानी जो व्यापारी जो दूसरे जगह जाकर व्यापार करते तो विदेश में जाकर व्यापार करते वो, और शिल्पकार यानी जो मूर्ति उर्ति जो बनाते थे यानी जो कारीगर थे वहाँ के, वो तीसरे नंबर पे आते थे। जो दूसरे नंबर पे थे वो कौन थे? योद्धा यानी वॉरियर थे। यानी योद्धा कहने का मतलब यहाँ पे ये था जो ताकतवर थे थोड़ा सा, वहाँ पे जो जिनकी पोजीशन अच्छी थी, मतलब जो धनिक लोग होते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या पढ़ चुका है, वो युद्ध से परिचित नहीं थे। तो यहाँ पे योद्धा का मतलब ये है कि जो वहाँ पे धनिक थे, रिच फैमिली थी, और उनकी बात की जा रही है। जो एक नंबर पे थे, जो एक नंबर पे थे वो कौन थे? वो विद्वान यानी स्कॉलर थे। यानी जितने भी स्कॉलर जो पढ़े लिखे थे उनको कितने नंबर पर रखा गया था? वो 1 नंबर पर रखा गया था। सबसे उच्च श्रेणी में कौन थे? वो विद्वान थे। हर जगह पे यही होता है, अगर आपके पास ज्ञान है तो आप सबसे उच्च रहेंगे, सबसे पूजनीय रहेंगे। तो इसीलिए जिंदगी में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आप समझ गए होंगे जो ये 4 वर्गों में बांटा गया था। पहले क्या थे? जो लेबर श्रमिक थे, जो दूसरे थे व्यापारी एवं शिल्पकार थे, जो तीसरे माने योद्धा थे, और जो चौथे थे हमारे विद्वान। यानी विद्वान 1 नंबर पे, योद्धा 2 नंबर पे, व्यापारी एवं शिल्पकार 3 नंबर पे, और श्रमिक 4 नंबर पे। सबसे टॉप पे कौन थे? टॉप पे थे विद्वान, और सबसे लोअर लेवल पे कौन थे? श्रमिक थे। आइए अब ये तो हो गई हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता थी, ये हमने पूरा देख लिया। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग बातें बताई है, लेकिन किसी ने एग्जैक्ट नहीं बताया कि आखिर में सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब पतन हुआ तो वो उसके लिए सबसे बड़ा रीजन कौन था। तो जितने लोगों ने बताया कि क्या क्या रीजन हो सकता है, आइए अब उसके बारे में पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा विनाश का कारण क्या माना जाता है? तो सबसे बड़ा विनाश का कारण माना जाता है किसको? बाढ़ को, फ्लड को। अब बाढ़ को ही सबसे बड़ा विनाश का कारण क्यों माना जाता है? क्योंकि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं जो ये घाटी है कौन सी है? सिंधु घाटी की सभ्यता है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी जो ये इंडस रिवर थी ये वहाँ की सबसे बड़ी नदी थी, और हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि इस नदी में बाढ़ आ गया हो और ये पूरे जो एरिया थी वहाँ पे पानी फैल गया हो और वहाँ के लोगों को बचने का कोई जगह ना हो। तो हो सकता है ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण है वो क्या है? बाढ़ सबसे बड़ा एक कारण माना जा सकता है।
दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण हो सकता है बाहर या आर्यों का आक्रमण। यानी जो बाहरी लोग थे वो इस सभ्यता को जब देखे तो हो सकता है कि वहाँ पे आक्रमण हो गया हो, और ये क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो क्या युद्ध से परिचित नहीं थे, तो ये भी हो सकता है। जलवायु परिवर्तन, यानी वहाँ पे क्लाइमेट भी चेंज हो गया होगा। मान लेते हैं कि वहाँ पर अगर गर्मी पड़ रहा होगा, वहाँ का जो क्लाइमेट था वो गर्मी वाला था, लेकिन अचानक वो वहाँ पे क्या हुआ होगा, ठंडी पड़ने लगा होगा, तो लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि हमको ठंडी में रिएक्ट कैसे करना है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वहाँ का जो जलवायु होगा वो परिवर्तित हो गया होगा। जो तीसरा है वो प्रशासनिक शिथिलता है। यानी ये भी हो सकता है कि वहाँ पे जो प्रशासन थी, जो गवर्नमेंट थी, जो मतलब जो राज चला रही थी, उसमें कुछ उथल पुथल हो गया हो, और उसके कारण भी वहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका विनाश का कारण एक ये भी हो सकता है। जो चौथा है वो हम पांचवा है वो हमारा कौन सा है? प्राकृतिक आपदा, यानी नेचुरल डिजास्टर, जैसे मलेरिया महामारी। ऐसा भी हुआ होगा, जैसे हम लोग कोरोना का बहुत अच्छे से फेस किए, तो हम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कोरोना में क्या हुआ था? कोरोना एक ऐसा महामारी था जिसमें लोग को पता ही नहीं था कि करना क्या है, बचना कैसे है। तो अभी तो हम लोग इतने एडवांस हो चुके हैं, हमारे पास हमारी साइंस टेक्नोलॉजी ये सारी चीज़ें इतने एडवांस हो चुकी है कि हमने जल्दी से रिसर्च करके कोरोना का दवा बना लिया, फिर भी इसको कवर करने में लगभग 2 साल हमको लग गए। उस समय कुछ नहीं था, ना साइंस था, ना कोई टेक्नोलॉजी था, ना कोई लैब था, कुछ नहीं था। तो ये भी हो सकता है कि उस समय मलेरिया, कोरोना या कोई और अब ये महामारी आई हो और उसी में सारे लोग निपट गए हो, उसी में सारे लोगों की डेथ हो गई हो। तो कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका मतलब एक कारण नहीं हो सकता है, इसका डिक्लाइन का पतन होने का एक कारण नहीं हो सकता है। ये सारी कारण है, इसी में से कुछ कारण जो मुख्य रूप से है, जिसमें जब सबसे बड़ा कारण क्या है, बाढ़ है, यानी फ्लड है, वो सबसे बड़ा मुख्य कारण है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होने में। आई होप आप सिंधु घाटी सभ्यता का विशेषता और पतन समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो खत्म होती है। जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम जो जो प्री हिस्टोरिक हम पढ़ चुके हैं, प्रोटो हिस्टोरिक में सिंधु घाटी सभ्यता आती है, ये पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा हिस्टोरिक पीरियड है, अगले क्लास में हम हिस्टोरिक पीरियड को स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा ये वीडियो उन तमाम दोस्त यार और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।